बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको कम्बिनेशन ऑफ नाउन फ्रेज इन अपोजिशन के बारे में बताऊंगा कि ये फ्रेज इन अपोजिशन क्या चीज़ होती है। समटाइम्स हम कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अपनी फ्रेज़ के अंदर कि जिसके अंदर उसकी क्लैरिफिकेशन जो है हम कॉमास डाल के आगे उसमें देते हैं सेंटेंस के अंदर। जिस तरह एग्जांपल मैंने दी हुई है, माय फ्रेंड सन ऑफ माय नेबर वेंट टू लाहौर। तो माय फ्रेंड अगर मैं वैसे कहता हूँ कि माय फ्रेंड वेंट टू लाहौर तो मेरा सेंटेंस जो है ये ठीक होगा, इसके अंदर कोई गलती नहीं होगी। लेकिन अगर मैं माय फ्रेंड का लफ्ज़ जो है अगर उसको डिस्क्राइब करना चाहता हूँ इन डिटेल, तो अगर उसमें मैं साथ उसके लिख देता हूँ कि वो माय फ्रेंड कौन है, सन ऑफ माय नेबर है, सन ऑफ माय अंकल है, या मेरे किसी दूसरे दोस्त का बेटा है, तो अगर हम इस तरह से अपने सेंटेंस के अंदर ऐसा कोई भी लफ्ज़ हम कंपाउंड नाउन यूज़ करते हैं और उसके साथ हम उसकी क्लैरिटी देते हैं, तो जो क्लैरिटी के वर्ड्स होंगे वो फ्रेज इन अपोजिशन के अंदर आएंगे। अगले सेंटेंस के अंदर अली माय फ्रेंड गिव मी अ बुक। तो अली माय फ्रेंड, अली को मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया है कि अली कौन है, अली मेरा ब्रदर है, या अली जो है ना वो मेरा दोस्त है, या अली मेरा कज़न है, वटेवर जो भी आप अगर लगाना चाहें, तो ये फ्रेज इन अपोजिशन के अंदर आएगा। आगे माय प्रिंसिपल, उसके आगे फिर डिस्क्रिप्शन दी हुई है, अ स्ट्रिक्ट मैन गिव स्ट्रेस टू टीच बेटर। अ स्ट्रिक्ट मैन का मतलब ये है कि ये प्रिंसिपल की खसूसियत को बयान कर रहा है कि वो किस तरह का आदमी है, कि डिसिप्लिन वाइज वो वीक हैं या स्ट्रिक्ट हैं। तो ये उसके मतलब प्रिंसिपल के मतलब जो है अ स्ट्रिक्ट मैन की वजाहत की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो टाइप्स ऑफ क्लॉजेस की है। क्लॉज का मतलब ये है कि एक हमारा फुल फ्लैज सेंटेंस, जब हम एक पूरा सेंटेंस लिख देते हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो, या सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब हो, या सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट हो, तो उसको हम एक पूरा सेंटेंस कहेंगे। तो एक पूरे का पूरा सेंटेंस जो है वो हमारी क्लॉज होगी। अब उन्हीं सेंटेंसेस को अगेन हम डिवाइड करते हैं कि आइदर ये प्रिंसिपल क्लॉज है या मेन क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज को हम मेन क्लॉज भी कह सकते हैं या इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं, या ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब ये है कि ऐसी क्लॉज, ऐसा सेंटेंस जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा हो। या कोऑर्डिनेट क्लॉज है। कोऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब ये है कि दो जब इक्वल स्टेटस की क्लॉज या सेंटेंसेस हैं तो हम उनको कोऑर्डिनेट क्लॉजेस के अंदर शुमार करेंगे। कोऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब ये है कि जब दो सेंटेंस हम लिखें और वो सेंटेंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करें तो हम उनको कोऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। प्रिंसिपल क्लॉज जो है, जिस तरह आई एम गोइंग टू कराची, आई एम लाफिंग, तो इसके अंदर आई एम गोइंग टू कराची, आई एम लाफिंग, इन सेंटेंसेस को किसी दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत नहीं, लिहाजा हम इनको प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज हम कहेंगे। सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब ये है कि जब आपका सेंटेंस जो है वो किसी दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंड करने का मतलब ये है कि उसके बगैर दूसरा सेंटेंस जो है वो अधूरा रहता है, या वो दूसरे के बगैर अधूरा है। देखो, ही गिव मी एन एप्पल बिकॉज, अगर मैं बिकॉज तक एक सेंटेंस लिखता हूँ आई एम हंग्री, तो अगर मैं आई एम हंग्री को सिर्फ लिख देता हूँ, अगर मैं पहला सेंटेंस जो है ही गिव मी एन एप्पल बिकॉज आई एम हंग्री, तो अगर मैं सिर्फ बिकॉज तक एक सेंटेंस लिख देता हूँ, आई एम हंग्री का वर्ड नहीं लिखता, तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। आई शैल गिव यू अ गिफ्ट इफ़ यू वर्क हार्ड, तो अगर मैं सिर्फ ये सेंटेंस लिखता हूँ आई शैल गिव यू अ गिफ्ट और अगले वाला सेंटेंस नहीं लिखता, तो मेरा सेंटेंस जो है वो इनकम्प्लीट रहेगा। मतलब मेरे पहले वाला जो सेंटेंस है उसको दूसरे वाले सेंटेंस की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बगैर वो सेंटेंस अधूरा रहेगा। कोऑर्डिनेट क्लॉज जो है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, माय मदर इज़ कुकिंग, ये दोनों इक्वल सेंटेंस के सेंटेंसेस हैं या क्लॉजेस हैं, इनको एक दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब अगर मैं सिर्फ एक सेंटेंस लिखता हूँ आई एम प्लेइंग क्रिकेट,
तो इस सेंटेंस को किसी दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं लिखता हूँ माई मदर इज़ कुकिंग, कि मेरी अम्मी खाना बना रही हैं, तो इस सेंटेंस को किसी दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुद से अपनी वजाहत के अंदर कंप्लीट है। हमारी अगली एक्सरसाइज डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से रिलेटेड है। तो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर 3 तरह की एडजेक्टिव्स की डिग्रीज होती हैं। जिस तरह हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की एग्जांपल देते हैं, इसी तरह एडजेक्टिव की भी 3 डिग्रीज होती हैं और उनमें फर्स्ट जो है वो पॉजिटिव है, दूसरी उसकी कंपैरेटिव है, तीसरी जो है वो सुपरलेटिव है। अगर आप स्लाइड्स के अंदर देखें बिग, बिगर, बिगेस्ट, तो बिग जो है ये इसकी पहली फॉर्म होगी, दूसरी फॉर्म जो है यानी जिसको हम कंपैरेटिव डिग्री कहेंगे तो ये बिगर होगी, तीसरी जो इसकी फॉर्म है सुपरलेटिव डिग्री वो इसकी बिगेस्ट होगी। अब इनका जो इस्तेमाल है, पॉजिटिव को अगर हम लें तो पॉजिटिव का मतलब ये है कि हम किसी भी शख्स को, किसी भी आदमी को हम जिस तरह कह देते हैं नाइस बॉय, ब्रेव मैन, तो ब्रेव जो है या बिग बॉस हम कह देते हैं, या बिग बॉक्स हम कह दें, या बिग रूम हम कह दें, या रिच मैन हम कह दें, तो ये उस एक नाउन के साथ उसकी एक अजाफी खूबी लग जाएगी उस जिसकी भी हम बात करें। लेकिन जब हम कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे, कंपैरेटिव का मतलब ये होता है कि दो बंदों के अंदर हम एक को अच्छा बना रहे हैं और दूसरे को उससे कमतर बना रहे हैं। यानी हम कहें कि यू आर बेटर देन माई ब्रदर, तो बेटर देन माई ब्रदर का मतलब ये है कि आप मेरे भाई से अच्छे हो। और सुपरलेटिव डिग्री हम उस वक्त लगाते हैं कि जब हम क्लास के अंदर बहुत सारे लेट्स सपोज स्टूडेंट बैठे हुए हैं और उनमें से हम एक स्टूडेंट को लेते हैं और उसको कहते हैं यू आर द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। तो जब भी हमने सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करनी है तो उसके साथ दा का इस्तेमाल एक तो लाजमी आएगा, और उसके अलावा हम सुपरलेटिव डिग्री जो है किसी भी शख्स को सबसे अच्छा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरी हमारी जो आज एक्सरसाइज है वो है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का मतलब ये है कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो इंक्लूड हैं। इंक्लूड होने से मुराद कि उसके अंदर फुल स्टॉप भी होगा, उसके अंदर कॉमा भी होगा, उसके अंदर सेमी कॉलन भी होगा, उसके अंदर कैपिटलाइजेशन भी होगा, उसके अंदर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल भी होगा, कॉलम्स का इस्तेमाल भी होगा। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू पंक्चुएशन। तो पंक्चुएशन का बेसिकली जो पर्पस होता है वो ये है कि पंक्चुएशन के इस्तेमाल से हमें लिखी हुई इबारत जो है उसके सही सही माने जो हैं वो हमें पता चलते हैं। अगर हम पंक्चुएशन का इस्तेमाल अपनी राइटिंग के अंदर नहीं करते तो हमारा जो लिखने का स्टाइल होगा, अगर हम फुल स्टॉप नहीं लगाते तो एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के साथ मर्ज हो जाएगा। अगर हम दो चीज़ों को अलहदा कर रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो लगा रहे हैं, वो नाउन लगा रहे हैं, प्रोनाउन लगा रहे हैं, एडजेक्टिव लगा रहे हैं, एडवर्ब्स लगा रहे हैं या सेंटेंसेस हम लगा रहे हैं, तो अगर हम दो से ज़्यादा चीज़ों के अंदर हम कॉमा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते तो वो हमारी चीज़ें सारी की सारी एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगी, और मिक्स होने से हमारा सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। अगर वो दो सेंटेंसेस हैं तो दो सेंटेंसेस मर्ज हो जाएंगे, अगर दो तीन चार हम एडजेक्टिव या एडवर्ब्स हम लिख रहे हैं तो वो मर्ज हो जाएंगे, उनका कोई कॉन्सेप्ट अलहदा से नहीं रहेगा। और इसके आगे आगे कैपिटल लेटर्स हैं। तो कैपिटल लेटर्स का मतलब ये है कि जब भी हमने फर्स्ट सेंटेंस कोई भी शुरू करना है, फर्स्ट सेंटेंस किसी भी पैराग्राफ का, तो उसका फर्स्ट लेटर जो है वो बड़ा होगा, और अगर आप उसको बड़ा नहीं करोगे, कैपिटल के अंदर नहीं लिखोगे, तो वो आपकी ग्रामेटिकल एक पंक्चुएशन की मिस्टेक होगी। प्रॉपर नाउन जब भी आपने लिखना होगा तो उसको आपने हमेशा कैपिटल के अंदर लिखना है। अगर आप उसको कैपिटल के साथ नहीं लिखते, अल्फ़ाबेट्स के साथ नहीं लिखते, तो वो आपका जो है वो वहाँ पे गलती होगी। अगली हमारी एक्सरसाइज जो है वो पर्सोनिफिकेशन की है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब ये है कि जब हम ह्यूमन ट्रेड्स जो हैं, ह्यूमन ट्रेड्स से मुराद ये है कि इंसानों की क्वालिटीज़ जो हैं वो हम नॉन लिविंग चीज़ों को दे दें।
कि अगर हम ये कहें कि जिस तरह कैंडल की एग्जांपल दें कि कैंडल जो है उसका फ्लेम जो है, यानी जो जलने वाला उसका फ्लेम होता है, शमा जो उसकी होती है, अगर उसको इंसानों के डेंस के साथ तशबीह देते हैं तो ये हम एक किस्म का मेटाफर जो है वो यूज़ करते हैं। पर्सोनिफिकेशन इज़ अ टाइप ऑफ मेटाफर व्हेन वी असाइन द क्वालिटीज़ ऑफ अ पर्सन टू समथिंग दैट इजंट ह्यूमन और दैट इज़ नॉट इवन अलाइव, कि बेजान चीज़ों को जब हम इंसानों की खसूसियात दे देंगे तो उस वक़्त वो पर्सोनिफिकेशन के अंदर शुमार होगी। एग्जाम्पल नीचे दी हुई है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। तो आई वॉन्डर्ड का मतलब मैं घूम फिर रहा था, लोनली एज अ क्लाउड। अब यहाँ पर एक शायर जो है वो कह रहा है कि मैं बादलों की तरह जो है वो मैं घूम फिर रहा था। प्रोनाउन, अगली हमारी एक्सरसाइज है। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड एट द प्लेस ऑफ अ नाउन। कि प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी नाउन की जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं। कि नाउन की रेपिटिशन को, बार बार नाउन के इस्तेमाल को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोनाउंस जो हैं उनकी बहुत सारी किस्में हैं आगे। तो पर्सनल प्रोनाउंस भी हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस भी हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस भी हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस का मतलब ये है कि ऐसे प्रोनाउंस जो हमारे पर्सनली हम यूज़ करते हैं, उनके अंदर सिंगुलर के लिए हम आई, ही, शी, इट यूज़ करते हैं, प्लूरल के लिए हम वी, यू, दे यूज़ करते हैं। तो ये सारे के सारे प्रोनाउंस जो हैं आगे इनकी पोजेसिव वाली कंडीशंस भी हैं, ऑब्जेक्टिव वाली कंडीशंस भी हैं। अगर मैं ये कहता हूँ कि आई लव माई कंट्री, तो आई जो है ये मेरा पर्सनल प्रोनाउन होगा और ये सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हुआ। ही रिसाइड्स होली कुरान, ही जो है इसके अंदर सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल हुआ है और ये सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। दे इसके अंदर प्लूरल फॉर्म के अंदर यूज़ हुआ है और ये मेरा सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। अगली एक्सरसाइज, पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन का मतलब ये है कि ऐसे प्रोनाउंस जो हमारे पोजेशन को शो करते हैं, कब्जे को शो करते हैं, हमारी मलकियत को शो करते हैं। ये स्लाइड के अंदर जो मैंने माई, माइन, आवर, आवर्स, यू, यूअर, यूअर्स, हिज, हर, हर्स, इट, देयर, देयर, ये सारे के सारे जितने भी रेड हैं तो ये सारे के सारे पोजेसिव प्रोनाउन हैं। पोजेसिव प्रोनाउन हम किसी नाउन के साथ यूज़ करते हैं। हमारी जो पहली है माय है, तो हम माय फादर कह सकते हैं। माय फादर का मतलब ये है कि मेरा बाप किसी दूसरे और का बाप नहीं। या आवर कॉलेज, आवर स्कूल। आवर कॉलेज, आवर स्कूल का मतलब ये है कि ये मेरे से रिलेट कर रहा है स्कूल या कॉलेज, किसी दूसरे से नहीं। हो सकता है किसी दूसरे का कॉलेज या स्कूल जो है वो कोई दूसरा और हो। तो पोजेसिव का मतलब कि हर वो पोजेसिव प्रोनाउन जो हमारी मलकियत को शो करता है तो वो हमारा पोजेसिव प्रोनाउन के अंदर शुमार होगा। अब इसके अंदर माय जो है ये दो जगहों पर इस्तेमाल हो सकता है। एक माय सब्जेक्ट की जगह पर भी इस्तेमाल हो सकता है और माय जो है ऑब्जेक्ट की जगह पर भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर मैं कहता हूँ माय फादर वेंट टू कराची, तो माय को मैंने पोजेसिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल किया सब्जेक्ट की जगह पर। अगर मैं कहता हूँ कि आई गिव अ बुक टू माई फादर, माई फादर अब ऑब्जेक्ट की जगह पर चला गया, तो ऑब्जेक्ट की जगह पर भी माई इस्तेमाल हो सकता है। जो यानी पहली रो है माई है, आवर है, यूअर है, हिज है, हर है, इट, देयर, ये सब्जेक्ट की जगह पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं और ये ऑब्जेक्ट की जगह पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन अगर माइन, आवर्स, यूअर्स, हिज, हर, इट्स, देयर की हम एग्जांपल लेते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट की जगह पर ही इस्तेमाल हम कर सकते हैं, उसके अलावा हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस तरह दिस बुक इज़ माइन, तो माइन जो है ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आकर इस्तेमाल हुआ, इसको कभी भी हम सब्जेक्ट की जगह पर रख कर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हम जब माय के साथ सेल्फ लगा देंगे, यूअर के साथ सेल्फ लगा देंगे, यानी जितने भी हमारे पोजेसिव प्रोनाउंस हैं अगर हम उनके साथ सेल्फ का इजाफा करते हैं तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल होगा। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का मतलब ये है कि ऐसे वर्ड्स जो सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑब्जेक्ट की जगह पर ही इस्तेमाल हो सकते हैं। जिस तरह आप स्लाइड के अंदर देख रहे हैं, मी है, अस है, यू है, हिम है, हर है, इट है, दिम है, सॉरी देम,
तो ये सारे के सारे जो हैं ये लफ्ज़ सिर्फ़ और सिर्फ ऑब्जेक्ट की जगह पर ही इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर हम इन लफ्ज़ों को, प्रोनाउंस को अगर हम पोजेसिव प्रोनाउंस की जगह पे लगाएंगे तब भी गलत होगा, अगर हम इसको सब्जेक्ट की जगह पर लगाएंगे तब भी ये गलत हो जाएंगे। हमने इनको सिर्फ़ और सिर्फ ऑब्जेक्ट की जगह पर ही इस्तेमाल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो टाइप्स ऑफ क्लॉजेस की है। क्लॉज का मतलब ये है कि हमारा फुल फ्लैज सेंटेंस, जब हम एक पूरा सेंटेंस लिख देते हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो, या सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब हो, या सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट हो, तो उसको हम एक पूरा सेंटेंस कहेंगे। तो एक पूरे का पूरा सेंटेंस जो है वो हमारी क्लॉज होगी। अब उन्हीं सेंटेंसेस को अगेन हम डिवाइड करते हैं कि आइदर ये प्रिंसिपल क्लॉज है या मेन क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज को हम मेन क्लॉज भी कह सकते हैं या इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं, या ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब ये है कि ऐसी क्लॉज, ऐसा सेंटेंस जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा हो। या कोऑर्डिनेट क्लॉज है। कोऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब ये है कि दो जब इक्वल स्टेटस की क्लॉज या सेंटेंसेस हैं तो हम उनको कोऑर्डिनेट क्लॉजेस के अंदर शुमार करेंगे। कोऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब ये है कि जब दो सेंटेंस हम लिखें और वो सेंटेंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करें तो हम उनको कोऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। प्रिंसिपल क्लॉज जो है, जिस तरह आई एम गोइंग टू कराची, आई एम लाफिंग, तो इसके अंदर आई एम गोइंग टू कराची, आई एम लाफिंग, इन सेंटेंसेस को किसी दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत नहीं, लिहाजा हम इनको प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज हम कहेंगे। सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब ये है कि जब आपका सेंटेंस जो है वो किसी दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंड करने का मतलब ये है कि उसके बगैर दूसरा सेंटेंस जो है वो अधूरा रहता है, या वो दूसरे के बगैर अधूरा है। देखो, ही गिव मी एन एप्पल बिकॉज, अगर मैं बिकॉज तक एक सेंटेंस लिखता हूँ आई एम हंग्री, तो अगर मैं आई एम हंग्री को सिर्फ लिख देता हूँ, अगर मैं पहला सेंटेंस जो है ही गिव मी एन एप्पल बिकॉज आई एम हंग्री। आगे डायरेक्ट एंड डायरेक्ट की टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप ये है कि असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस का मतलब ये है कि हमारे जो सादा सेंटेंसेस होते हैं हम उनको असर्टिव सेंटेंसेस बोलते हैं। तो असर्टिव सेंटेंसेस जो हैं ये आपने अब देख लेने हैं कि किस तरह से सेंटेंस उसी तरह से, जिस तरह से मैंने पहला सेंटेंस चेंज किया, सेंटेंस वही है, उसी तरह से चेंज होगा। तो असर्टिव सेंटेंस का वही रूल होगा जो एक सादा सेंटेंस को चेंज करने। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं कि जिनके अंदर हम या तो किसी को ऑर्डर दे रहे होते हैं, या हम किसी को नसीहत कर रहे होते हैं, या हम किसी को किसी बात से मना कर रहे होते हैं, या हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो जितने भी रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस हैं, नसीहत वाले सेंटेंसेस हैं, किसी को मना करने वाले सेंटेंसेस हैं, तो वो सारे के सारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर आएंगे। और इनकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जब हम इनको लिखते हैं तो उस वक्त ये डायरेक्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, फर्स्ट फॉर्म से ये सेंटेंसेस शुरू होते हैं, इनसे पहले कोई सब्जेक्ट नहीं लगा होता। एक्सक्लेमेटरी हमारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं कि जिनके अंदर हम अपनी खुशी, गमी या दुख का इजहार कर रहे होते हैं, या ताज्जुब का इजहार कर रहे होते हैं। कि जो ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर हम हैरानी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, या हम अपनी खुशी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, या हम अपनी गमी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो वो सेंटेंसेस सारे के सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर आएंगे। तो इनका रिपोर्टिंग जो वर्ब होगा, हम ही सेड टू मी जो है उसको ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर के साथ हम चेंज कर देंगे, या ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय के साथ कर देंगे, या ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो के साथ कर देंगे। असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर हम उसको उसी लफ्ज़ को सेड टू जो है उसको टोल्ड के अंदर चेंज करते हैं, लेकिन इनके अंदर हमने एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद वंडर या एक्सक्लेम्ड विद सॉरो के साथ हम पहला सेंटेंस चेंज करेंगे। तो दूसरा सेंटेंस जो है वो उसको उसी हिसाब से उसके प्रोनाउंस और उसके जो ग्रामर की टेंसेस हैं वो असर्टिव सेंटेंसेस की तरह ही चेंज होंगे। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव
ऐसे वर्ब होते हैं कि जिनके अंदर एक वर्ब को अगर उसके ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब ट्रांजिट या पास एन एक्शन। अगर कोई आपका वर्ब जो है वो कोई एक्शन पास कर रहा है, जिस तरह मैंने लिखा कि आई रोट अ बुक, तो आई रोट के साथ मुझे अ बुक लगाना पड़ेगा। अगर मैं बुक नहीं लगाता तो मेरा सेंटेंस जो है वो अधूरा रह जाएगा। तो लिहाजा ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है तो वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब होगा। इनट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके साथ एडवर्ब आ जाता है। जिस तरह ही रन फास्ट, तो फास्ट इसके अंदर एडवर्ब है। शी स्पीक्स पोलाइटली, तो पोलाइटली इसके अंदर एडवर्ब है, लिहाजा यहाँ पर एक्शन कोई पास नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ एक्शन के बारे में ही बताया जा रहा है। अगली हमारी एक्सरसाइज जो है वो जेरेंड से रिलेटेड है। तो जेरेंड का मतलब ये है कि जब हम इंग फॉर्म या हम दूसरे लफ्ज़ों में प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली जो फॉर्म होती है, इंग फॉर्म जो है, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर इंग लग जाए तो हम उस इंग फॉर्म को नाउन के तौर पे अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो जेरेंड के अंदर आएगा। जिस तरह मैंने लिखा स्माइलिंग इज़ गुड थिंग, तो स्माइलिंग इसके अंदर जेरेंड है। स्मोकिंग इज़ बैड थिंग, तो स्मोकिंग इसके अंदर जेरेंड है। स्टीलिंग मेक्स अस अ थीफ, तो स्टीलिंग इसके अंदर जेरेंड कहलाएगा। अगली हमारी एक्सरसाइज जो है वो लिटरेशन से रिलेटेड है। लिटरेशन इज अ टर्म टू डिस्क्राइब अ लिटरेरी डिवाइस इन विच अ सीरीज ऑफ वर्ड्स बिगन विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब जो लिटरेशन की मैंने एग्जांपल दी हुई है, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, तो इसके अंदर क्या हुआ कि सी शेल्स बाय द सी शोर, तो ये लफ्ज़ जो हैं ये रिपीट हो गए हैं। तो जब आपकी साउंड जो है सेम वर्ड्स की जब वो रिपीट हो रही है कॉन्सोनेंट वर्ड्स की, तो आप उसको लिटरेशन के अंदर बयान करोगे। हमारी अगली एक्सरसाइज डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से रिलेटेड है। तो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर 3 तरह की एडजेक्टिव्स की डिग्रीज होती हैं। जिस तरह हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की एग्जांपल देते हैं, इसी तरह एडजेक्टिव की भी 3 डिग्रीज होती हैं और उनमें फर्स्ट जो है वो पॉजिटिव है, दूसरी उसकी कंपैरेटिव है, तीसरी जो है वो सुपरलेटिव है। अगर आप स्लाइड्स के अंदर देखें बिग, बिगर, बिगेस्ट, तो बिग जो है, अगली हमारी एक्सरसाइज जो है वो सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट से रिलेटेड है। सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट का मतलब ये होता है कि हमारा एक पूरे का पूरा सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का हो, वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब का हो, वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट का हो। तो सब्जेक्ट के बाद आने वाली हर चीज़ जो है वो प्रेडिकेट के अंदर होगी और सब्जेक्ट वर्ड क्या होगा कि आई हो सकता है, वी हो सकता है, यू है, या बॉय, या किसी का और का नेम कोई हो सकता है। तो सब्जेक्ट हमेशा कोई ना कोई आपका नाउन प्रोनाउन होगा और प्रेडिकेट वर्ब से बाद जितनी चीज़ें भी आती हैं, वर्ब के बाद जितनी चीज़ें भी आएँ वो सब की सब प्रेडिकेट के अंदर शुमार की जाएंगी। वर्ड पोजीशन, तो वर्ड पोजीशन का मतलब ये है कि हमारा सेम एक लफ्ज़ है उससे हम बहुत सारे लफ्ज़ जो हैं वो बनाते हैं। जिस तरह स्माइल है, तो स्माइल अब ये वर्ब के तौर पर हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वर्ब के तौर पे जब इस्तेमाल होगा ही स्माइल्स लाइक हिज फादर। अगर हम इसको इंग फॉर्म के तौर पे यूज़ करते हैं तो ये चौथी फॉर्म के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है कि ही इज़ स्माइलिंग। और अगर हम इसको नाउन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो ये जेरेंड का लफ्ज़ आएगा। जेरेंड से मुराद मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि अगर इंग फॉर्म जो है वो नाउन के तौर पे इस्तेमाल होती है तो हम उसको जेरेंड कहेंगे। और अगला स्माइल, स्माइल यहाँ पर एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है और ये वर्ब की तीसरी फॉर्म भी है, एक किस्म की है। और जब वर्ब की तीसरी फॉर्म किसी नाउन के साथ आ जाती है तो वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है और पास्ट पार्टिसिपल हम दूसरे लफ्ज़ों में उसको कहते हैं कि ये हमारा एडजेक्टिव है। तो स्माइली, तो स्माइली एडवर्ब के तौर पे जहाँ पर इस्तेमाल हुआ है हमने उसके साथ एलवाई का लफ्ज़ यूज़ किया और उसको एडवर्ब बना दिया। अगली हमारी एक्सरसाइज जो है वो प्रेपोजिशन से रिलेटेड है। प्रेपोजिशन इज़ द वर्ड विच इज़ यूज टू शो द पोजीशन ऑफ अ नाउन। पोजीशन ऑफ अ नाउन का मतलब ये है कि अगर मैं चेयर के ऊपर बैठा हूँ या मैं टेबल के ऊपर बैठा हूँ तो मेरी एक ख़ास पोजीशन है। तो पोजीशन अगर आप टेबल के ऊपर कहेंगे तो ऑन द टेबल आप कहोगे। अगर कोई चीज़ टेबल से नीचे है तो हम उसको अंडर द टेबल कहेंगे।
और अगर चेयर के ऊपर मैं बैठा हूँ तो इन द चेयर भी हो सकता है, ऑन द चेयर भी हो सकता है। अगर आपकी हैंडल वाली चेयर होगी तो आप उसको इन वाली प्रेपोजिशन जो है वो यूज़ करोगे, और अगर प्लेन आपकी चेयर है तो आप ऑन का वर्ड जो है प्रेपोजिशन का वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिंपल आपकी प्रेपोजिशन होगी। कंपाउंड प्रेपोजिशन का मतलब ये है कि जब दो लफ्ज़ों से मिलकर कोई चीज़ बनती है, बी साइड है, बिफोर है, बिटवीन है, तो ये सारी की सारी कंपाउंड प्रेपोजिशंस होंगी। फ्रेजल प्रेपोजिशंस का मतलब ये होता है कि जब हम दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ इकट्ठे करके हम उसको एक फ्रेज़ के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमारी वो फ्रेजल प्रेपोजिशन होगी। अकॉर्डिंग टू है, बिकॉज ऑफ है, इन फ्रंट ऑफ है, ये सारी की सारी फ्रेजल प्रेपोजिशंस होंगी। अगली एक्सरसाइज हमारी कॉन्ट्रिक्शंस क्वेश्चन टैग्स की है। क्वेश्चन टैग कॉन्ट्रिक्शन इज अ वर्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय यूजिंग टू वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी का मतलब ये है कि जब हम कॉमा लगाकर किसी चीज़ की मलकियत को शो कर देते हैं। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि साजिद साऊ, तो ये अगर साजिद के साथ मैं ऊपर छोटा सा एस डाल के अगर एस कॉमा लगा के एस लगा देता हूँ और उसके बाद हाउस लगाता हूँ, तो ये बनेगा साजिद हाउस, यानी साजिद का घर। इसी तरह समटाइम्स हम क्या कर देते हैं कि वर्ड्स हम ओमिट कर देते हैं। तो ओमिट करने से क्या होता है, तो वो एक किस्म का लफ्ज़ जो है वो ब्रीफ बन जाता है, छोटा हो जाता है। जिस तरह मस्ट हैव इज कॉन्ट्रैक्टेड एज मस्ट हैव, तो कैन नॉट इज़ कॉन्ट्रैक्टेड कांट, यानी शॉर्ट आपका लफ्ज़ जो है ना वो हो जाता है। तो यू कैन को हम अगर कैन नॉट के अंदर आप लेके आते हैं तो कांट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इस इट इज़ जिस तरह इस्तेमाल होता है, तो इसको अगर आपने नेगेटिव में लिखना है तो इज़ंट हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन टैग का के लिए हम इस्तेमाल इसको करेंगे इस तरह करके।